गहरा गया था। ऐसे में बीजेपी ने पर्यवेक्षक के रूप में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को रायशुमारी करने के लिए देहरादून भेजा था, जिसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत को दिल्ली तलब किया गया। त्रिवेंद्र सिंह ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अनिल बलूनी सहित तमाम बीजेपी नेताओं से मुलाकात की, लेकिन उत्तराखंड लौटते ही त्रिवेंद्र सिंह का कार्यकाल खत्म हो गया और देवभूमि में तीरथ राज हो गया। लेकिन इन सब के बीच अब बड़ा सवाल ये है कि असंतुष्टों का क्या होगा? क्या चेहरा बदलने से पार्टी का संकट खत्म हो गया है? रावत के बदले रावत को फिर कमान मिली है। बड़ा मुद्दा है कि अब बगावत पे विराम लगेगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज। तो रावत के बदले रावत को फिर कमान मिली है। उत्तराखंड में आया तीरथ सिंह रावत का राज, और ये राज में क्या कांटों का ताज है? राज तो है, लेकिन ये जो बात कही जा रही है कि ये कांटों का ताज है, क्योंकि जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, वक्त थोड़ा कम है, सवाल बहुत हैं जिसके जवाब देने होंगे, और उन सब के बीच जो असंतुष्ट लोग हैं उनको संतुष्ट करना होगा। चेहरा बदलने से क्या पार्टी का संकट खत्म हो जाएगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। क्या अब खत्म हो जाएगा पार्टी में विवाद? फिलहाल हम तस्वीरें भी आपको कुछ दिखाना इस वक्त चाहते हैं। ये अब तस्वीरें आप देख सकते हैं, जब शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री शहीद पथ पहुंचे हुए थे। ये उस वक्त की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिस दौरान वो शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। तो ये बहुत अहम तस्वीर है, और ये तस्वीर इसलिए बहुत अहम हो जाती है क्योंकि आप जानते हैं कि राज आंदोलनकारी हैं, उनकी तमाम तरह की मांगे भी हैं, तो उन्हें खुश रखना भी एक तरफ बहुत जरूरी है। फिलहाल इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ गेस्ट जुड़ने, उनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। रजिया बेग, आप नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, आपका स्वागत है। सुनील साहनी, भाजपा नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सुनील साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजेश रस्तोगी, कांग्रेस नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। विजय कुमार, राज आंदोलनकारी हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। आपका बहुत बहुत स्वागत है विजय जी। और पीसी थपलियाल, राज्य आंदोलनकारी हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। पीसी थपलियाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सीधे दुर्गेन जी के पास है। दुर्गेन सर, चेहरा बदल दिया गया है, सीधा सवाल ये कि चेहरा बदलने से संकट खत्म हो जाएगा और ये बगावत पर क्या विराम लग जाएगा? अरिस, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। जो आज दिन भर का घटनाक्रम रहा, नए मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली, नया चेहरा आ गया, सूरत बदल गई है, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या सीरत भी बदलेगी, उत्तराखंड की सीरत। अब जो आज हम अभी रात 8 बजे की जो डिबेट लेकर हम लोग आए हैं, उसमें अब वो सब सारे इसको नया आयाम देने की हम कोशिश करेंगे। इसीलिए हमने राज्य आंदोलनकारियों को भी इस चर्चा में शामिल किया है। और जो अभी तस्वीरें दिखाई, बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीरें थी कि उत्तराखंड राज्य बनने को लेकर जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, जिन राज्य आंदोलनकारियों ने गोलियां खाई, पुलिस के डंडे खाए, उनके जो उनका स्मारक है देहरादून में कचहरी में, तो वहाँ शपथ लेने के फौरन बाद तीरथ सिंह रावत वहाँ गए। ये तस्वीरें देख रहे हैं, बड़ी भावुक तस्वीरें हैं, बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीरें, संवेदनशील तस्वीरें हैं। और बिल्कुल ठीक बात है कि अब हम यही सवाल उठाएंगे, अभी राज्य आंदोलनकारियों से बात करेंगे कि क्या जैसा राज्य उन्होंने देखा था, जैसे उत्तराखंड राज्य की परिकल्पना क्या इन आंदोलनकारियों ने जो देखी थी, क्या उत्तराखंड राज्य उस दिशा में जा रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अलट पलट के इन्हीं का शासन रहा है, और उत्तराखंड राज्य आंदोलन को जन्म देने वाला उत्तराखंड क्रांति दल काशी सिंह एरी की जो पार्टी, वो पता नहीं कहाँ है इस समय। उसके बहुत कम लोग बचे हैं। काशी जी से वर्षों से मुलाकात नहीं हो पाई हमारी। तो स्थितियां एकदम अलग हैं। अब सवाल यही है कि ठीक है, अभी तक कौन नेता बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, क्या होगा, ये सब कल से आज शाम तक, शपथ लेने तक ये सारी खबरें थी। हम सब लोग उसी में मशगूल थे। लेकिन अब एक बहुत सार्थक बहस हम लोग अभी शुरू करने वाले हैं, बल्कि शुरू कर चुके हैं, कि क्या उत्तराखंड राज्य की तस्वीर बदलेगी, और क्या जो ये बगावत की बात हुई है कि क्या जो राज्य विधानमंडल दल में जो बगावत थी, क्या उस पर विराम लगेगा।
लेकिन जो उत्तराखंड राज्य की जनता या जो राज्य आंदोलनकारियों का इससे बहुत कुछ लेना देना नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में बगावत होती है या नहीं होती। वो तो चाहते हैं कि भाई हमने जिस दल को सत्ता सौंपी है वो दल एक अच्छा शासन करे, अच्छा राज्य चलाए, वो गरीबों को भोजन मिल जाए, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हो जाएं, पहाड़ों से पलायन रुक जाए। जो अभी मैं सुन रहा था पीसी थपलियाल जी को, बड़ी महत्वपूर्ण बातें वो कह रहे थे। टिहरी डैम को लेकर उन्होंने कहा कि एक माफिया को दे दिया गया है। इसी तरीके से मैं थपलियाल जी से अनुरोध भी करूंगा अभी कि वो सारे मुद्दों को जनता के सामने रखें। नए मुख्यमंत्री तक अगर ये बात पहुंचेगी तो मुझे लगता है कि वो इस पर जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। हम उम्मीदों भरी बात आज करते हैं, लेकिन बिल्कुल नीड चीर विवेकी तरीके से आरिस हम चीजों को रखेंगे और जो राज्य आंदोलनकारी हैं उनको सुनना बेहद अहम होगा। जी जी। इस बीच एक बड़ी खबर हम आपको बताना चाहते हैं। बीजापुर मुख्य डीजीपी अशोक कुमार भी बैठक में मौजूद है। एक अहम बैठक इस वक्त चल रही है जिसमें तीरथ सिंह रावत है। बीजापुर गेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री रावत बैठक कर रहे हैं। प्रदेश के तमाम अधिकारियों के साथ इस वक्त एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश सहित तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। ब्यूरोक्रेसी को लेकर आपको जैसा पता है कि सवाल उठाए जा रहे थे। डीजीपी अशोक कुमार भी बैठक में शामिल हैं। अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे देहरादून से, बीजापुर गेस्ट हाउस में तीरथ सिंह रावत की अहम बैठक इस वक्त चल रही है। प्रदेश के तमाम अधिकारियों के साथ वो इस वक्त बैठक ले रहे हैं। मुख्य सचिव ओम प्रकाश सहित तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं और डीजीपी अशोक कुमार भी इस बैठक में शामिल हैं। काफी अहम ये बैठक भी मानी जा रही है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही और शहीदों को जिस तरह से वो नमन करने पहुंचे और उसके बाद तमाम अधिकारियों से बैठक, यानी कि साफ तौर में एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं नए मुख्यमंत्री। उसका अंदाजा आप इस खबर से लगा सकते हैं कि आज ही उन्होंने शपथ ली, आज ही वो अधिकारियों के साथ बैठक करने लगे हैं, क्योंकि वक्त कम है, जिम्मेदारी बड़ी है, दिशा देनी है, नेतृत्व कम वक्त में बड़ा नेतृत्व करना है। तो कई ऐसी चीजें हैं जो बहुत कम वक्त में दिखानी है, बहुत कम वक्त में अपने आप को प्रूफ करना है, परफॉर्मेंस देनी है। तो ये एक बहुत मुश्किल काम है। फिलहाल जो बड़ी खबर इस वक्त हमने आपको बताई, इस वक्त हमारे साथ आंदोलनकारी पीसी थपलियाल जी, राज्य आंदोलनकारी भी जुड़े हुए। पीसी थपलियाल जी, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आपने कुछ घंटे पहले हमारे साथ बातचीत में बताया। फिलहाल जिसे कह सकते हैं कि एक नया चेहरा सामने आया है सीएम के तौर पर। मैं चाहूँगा कि कितनी उम्मीदें हैं और वो कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर राज्य आंदोलनकारी अपनी मांग उठा रहे हैं हमेशा से, लेकिन उस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देखिए, जब से ये राज्य का निर्माण हुआ और बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने इस राज्य का प्रभार लिया और इसमें सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहे हैं हमारे नरेंद्र तिवारी सर, जो बहुत ही अनुभवी मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के और केंद्र में। वो भी यहाँ पे असफल ही कहलाए और उसके आगे जब भुवनचंद खंडूरी जैसे दिग्गज नेता जो केंद्र में इस देश के शेरशाह सूरी कहलाते थे, वे भी जब इस राज्य में आए तो उनको भी जनता को वो संतुष्ट नहीं कर पाए। अब तो ये समझिए कि इनका ही मतलब खंडूरी जी ही इनकी किस्मत चमकाने वाले हैं जो वर्तमान में मुख्यमंत्री बन के आए हैं। और हमने 2017 में जिस नेता को भारतीय जनता पार्टी ने विधायक के काबिल नहीं समझा, आज वो वही व्यक्ति आज उस विधानसभा का नेतृत्व करने आया है। तो ये बड़ा मतलब अचंभा भी लगता है और निराशा भी लगती है, क्योंकि हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि एक व्यक्ति एक साल में क्या कर लेगा। ये तो केवल अपनी जो जग हंसाई हो रही थी भारतीय जनता पार्टी की अपने कमजोर नेतृत्व के कारण, उसकी भरपाई कर रही है। और उनको इतना भी ख्याल नहीं है कि हम एक योग्य नेता यहाँ पे देते, और वो नेता, लोगों को बड़ी आशा थी कि अलिन बलूनी जैसे दिग्गज नेता शायद हमारे पास आएंगे, हमारे पास ऐसे नेता आएंगे कि जैसे निसंग एक अनुभव। ऐसा क्यों लग रहा है कि तीरथ सिंह रावत योग्य नहीं है?
क्यों ऐसा लगा? और इनको योग्य मानते हुए हमारे ऊपर आज रख दिया है। लेकिन निश्चित तौर से जो इस राज्य की ज्वलंत मुद्दे हैं, और उसमें सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है इस राज्य का बेरोजगारी, और बेरोजगारी के ही तहत पृथक राज्य उत्तराखंड आंदोलन की उत्पत्ति हुई है। और ये राज्य हम लोग पर, हमारा युवा पूरा नौकरी पे डिपेंड करता है। हमारे पास वो खेत और खलियान नहीं है जिनसे हम अपने पेट भर सके। लेकिन इन लोगों ने जो 20 साल में इस राज्य में लूट मचाई है, जो दिल्ली उत्तर प्रदेश की राजनीति संस्कृति को, माफिया परस्त संस्कृति को यहाँ पे लाए हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। आज उत्तराखंड के तमाम नेता इतने बेहद, इतने संपन्न हो चुके हैं, करोड़ों के मालिक बन चुके हैं, और जनता आज चौराहे पे नंगी भूगी खड़ी है। और उस राज्य की जनता, जिस राज्य के पास गंगा जैसी नदी और ऐसे जंगल हैं जो लाखों और करोड़ों को करोड़पति बना दिया है, लेकिन हमारे राज्य में जो नेताओं का और माफियाओं का जो गठबंधन हुआ है, क्या उस गठबंधन को नया नेता यानी हमारे ईमानदार तीरथ सिंह रावत क्या तीरथ बनकर इस राज्य में अगर उसको ही कर दें तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। क्योंकि ये राज्य कब से देख रहा है कि ये माफिया ग्रस्त राज्य हो चुका है, यहाँ के संसाधन माफियों ने लूट लिए हैं। और हद तो तब होती है जब हमारे निवर्तमान मुख्यमंत्री माननीय त्रिवेंद्र रावत जी शराब माफियों को अपने देवप्रयाग जैसे धर्म स्थल पे ले जाते हैं और वहां पे शराब की फैक्ट्री लगा देते हैं। ये लोगों को जिस तरह से इन्होंने रोजगारों की बोला कि साहब मत्स्य पालन ये और ये करेंगे, हम भांग की खेती करेंगे, और तमाम जो सकूबे कहीं भी किसी भी क्षेत्र में वे सफल होते हुए नहीं दिखे। इसलिए जब वे फंसते हुए नजर आए तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बोझ बनकर उनको अलग फेंक दिया। लेकिन कहीं दूसरा मुख्यमंत्री भी हमारे लिए बोझ ना बने। केवल और केवल वो माफियों के हाथ के शिकंजे में, जबड़े में जो हमारे संसाधन हैं, अगर वो उनको छुड़वा दें तो निश्चित रूप से हमारे बद्रीनाथ और केदारनाथ कहलाएंगे। क्योंकि हमारा जो भी प्राकृतिक संसाधन है आज यहाँ का युवा उनसे वंचित हो चुका है। हमारा पानी, हमारी बिजली, हमारा आज हमारे काम में नहीं आ रहा है। ये देखिए आप किस तरह से हमारे यहाँ पे अपार संसाधन हैं, वो अपार संसाधन आज हमसे दूर हो चुके हैं, और हम केवल और केवल बॉर्डर में बूट बजाने के अलावा हमारे पास और कोई रोजगार नहीं रह गया है। और उसमें भी इन्होंने हमारा जो स्ट्रेंथ है वहां पे कम कर दी है। जो संख्या बल होता था सैनिकों के उसमें भर्ती में, उन्होंने अब इस तरह से कर दिया कि कुमाऊं रेजिमेंट, गढ़वाल राइफल में भी इन्होंने भर्तियां खोल दी हैं। कोई भी भारी व्यक्ति भी अगर इसमें होना चाहेगा उसको केवल स्थानीय निवास प्रमाण पत्र चाहिए यहाँ का, और वो भर्ती हो सकता है। यानी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी निरंतर जब से राज्य बना हुआ है तब से धोखा करती रही है। पहले 26 संशोधन लाकर उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 में हमारे साथ अन्याय किया है। ये ऐसा राज्य, मैं आऊंगा पीसी तलवार जी आपकी बात है। विजय कुमार जी आप क्या कहेंगे? नए चेहरे से आपको कितनी उम्मीदें हैं? विजय कुमार जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है जी? क्या नए चेहरे से आपको कितनी उम्मीदें हैं? नहीं, बहुत निराशा है। और मुझे ही नहीं, पूरे जनमानस को उत्तराखंड के बहुत निराशा हुई है। और एक प्रकार से महसूस कर रहे हैं सारी जनता कि हमारे साथ धोखा हुआ है। पहले डबल इंजन की सरकार बताई गई, अब डबल इंजन का इंजन ही फेल हो गया, अब दूसरा इंजन लगाया जा रहा है। अब वो लगा के कहां तक चलेगा, मुझे लगता है इसको भी धक्का मार के चलाना पड़ेगा। तो जिस प्रकार की व्यवस्था भाजपा ने की है, सोचनीय विषय है, पूरे उत्तराखंड के लिए सोचनीय विषय है। क्योंकि इनके पास कोई दीर्घकालिक भी किस योजना के तहत उन्हें आगे जाना है, काम करना है। शॉर्ट टर्म जो एक इनके पास वो है कार्य बात है, वो उत्तराखंड के लिए पूरा एक प्रकार से जनता इसके लिए बड़ी निराशा जनता को है। आज मैं नए जो मुख्यमंत्री हैं उनसे एक निवेदन करना चाहूंगा। अभी अभी मैंने देखा कि वो शहीद स्मारक गए और वहां पर उन्होंने भावुक बात भी कही कि मैं भी
आंदोलनकारी था और हूँ, और मैं सब भावना से जानता हूँ। आंदोलनकारियों की या उत्तराखंड के पूरे जनमानस की महत्वपूर्ण मांग थी कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाएं। आज मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री इस बात को अपने इलेक्शन, अभी उनको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, और इलेक्शन लड़ने से पहले वो स्थायी राजधानी घोषित करवाएं। तब कुछ जाके होगा कि आप कुछ करना चाहते हैं जनता के लिए भी। उत्तराखंड के लिए जिस अवधारणा के साथ हुआ था कि पहाड़ की राजधानी पहाड़ में होगी, तो क्या मुख्यमंत्री जी उस बात को पूरा करेंगे? जहां तक और बातें हैं, स्वास्थ्य, पर्यटन, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अभी 12,500 पोस्ट खाली है शिक्षा विभाग में। माननीय मंत्री जी ने अभी विधानसभा में कुमार जी बोले, सबसे बड़ी मांग क्या लगती है आपको? तमाम मांगों के बीच में सबसे बड़ी मांग क्या है विजय कुमार जी? भरी गई, अभी तक क्यों नहीं भरी गई? क्यों खाली है? बेरोजगार हमारे घूम रहे हैं। तो ये सब इनकी कार्य प्रणाली कुछ नहीं है, इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है। कोई सत्ता केवल हासिल करनी है, किसी भी माध्यम से वो सत्ता हासिल कर सकते हैं। डबल ट्रिपल इंजन की बात कह के या सरकार जनता को बरगला के, लेकिन इस जो बदलाव हुआ है, इससे निराशा हुई है। और मैं समझता हूं कि भाजपा का उल्टी गिनती शुरू हो गई है, और भाजपा निश्चित रूप से जनता भाजपा को इस पर सबक सिखाएगी। दुर्गेन जी, क्या लगता है? राज की तो हमने बात कर ली, लेकिन जिस तरह से हम राज आंदोलनकारियों को सुन रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि राज का जो ताज है वो कांटों वाला है। जिस तरह से गैरसैंण की बात सामने निकल कर आ रही है और तमाम ऐसी मांगे हैं, और ये कम वक्त में अपने आप को प्रूफ करना कितना मुश्किल होगा सर? नहीं, निश्चित तौर पर दोनों राज्य आंदोलनकारियों को हमने सुना। बहुत बड़ी लंबी फेहरिस्त है। थपलियाल जी बहुत नाराज लग रहे हैं, बहुत खफा हैं जो सरकारों से। राजेश जी भी अभी इस बात को कह रहे थे कि जो डबल इंजन की बात है, ट्रिपल इंजन की बात है, तो अब जो लबो लबाब आरिस निकल रहा है कि अब जुमलों से काम चलने वाला नहीं है। अब उन्होंने कुछ ठोस बातें रख दी हैं कि ठीक है, आपके प्रति श्रद्धा है मुख्यमंत्री जी, नए मुख्यमंत्री जी, आप भी राज्य आंदोलनकारी रहे हैं, आप आंदोलन की कोख से निकले नेता हैं, आप छात्र राजनीति में रहे हैं, छात्र राजनीति जो राजनीति की नर्सरी होती है वहां से निकले आप नेता हैं, आप गंभीर हैं, आप ईमानदार हैं। लेकिन अब आपको खाली आपकी ये क्वालिटी से अब राज्य का काम चलने वाला नहीं, क्योंकि हमारी डिबेट का जो विषय है वो यही है कि ठीक है, अब जो कुछ होना था, जिसको ताज पहनना था, किसको नहीं पहनना था, बगावत की बात हुई कि भाई बगावत पर विराम लगा कि नहीं लगा, ये सब सारी चीजें अब अपने आप में धीरे धीरे गौड़ होती जा रही हैं, क्योंकि चेहरा बदल गया, सूरत बदल गई। क्या अब सीरत बदलेगी? उसी सीरत की बात हमारे राज्य आंदोलनकारी कर रहे हैं। तो गैरसैंण की बात है कि भाई घोषणा करें, वो गैरसैंण को स्थायी राजधानी, परमानेंट कैपिटल की घोषणा करें वो। तो इस तरीके के मुद्दे हैं। रोजगार का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है, और जल जंगल जमीन की बात की है थपलियाल जी ने। उन्होंने कहा कि जो उत्तराखंड की जल जंगल जमीन है उसको माफिया ने कब्जे में कर लिया है, और करोड़ों अरबों खरबों में माफिया खेल रहा है, उत्तराखंड का नेता खेल रहा है। लेकिन उत्तराखंड की जनता, पहाड़ के वासी पलायन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बॉर्डर पर बूट चटका रहे हैं। और दो बड़ी दिलचस्प बातें, बड़ी जानकारी वाली बातें बताई कि कुमाऊं और जो गढ़वाल रेजिमेंट है वहां पर भी अब खोल दिया गया, केवल कुमाऊनी और गढ़वालियों के लिए अब नहीं बचा है वो। तो जो सेना में जाने का जो अब उत्तराखंड के हर घर में एक सैनिक है, तो जो एक एक्सक्लूसिवनेस थी कि उनको ये गढ़वाल उनकी प्राइड का विषय थी, उनकी गौरव और गर्व की बात थी रेजिमेंट, तो वो वहां पर भी एक तरीके से अवांछित घुसपैठ शुरू हो गई है। तो ये बड़े संवेदनशील मसले हैं, बड़े दिली मसले हैं, और ये आप उत्तराखंड के लोग, पहाड़ के लोग बड़े निश्चल लोग होते हैं। उन्होंने अगर दिल से लगा लिया तो मुझे लगता फिर मुश्किल आने वाली है, अगर उन्होंने इन चीजों को दिल पर ले लिया। और जो राज्य आंदोलनकारियों की भावनाएं जो हैं आरिस, उससे लग रहा कि वो दिल पर ले रहे हैं चीजों को। अगर आने वाले 3-4-5 महीने के अंदर नए मुख्यमंत्री जी ने इन जो 8-10 मांगे हैं इनमें 3-4 पर भी अमल नहीं किया, तो मुझे लगता फिर रास्ता बहुत कठिन होता जाएगा। और दुर्गेश जी, अभी जिस तरह से हमने ब्रेकिंग पढ़ी कि जो एक अहम बैठक आला अधिकारियों के साथ की है, मैं मानता हूं कि वक्त कम है, लेकिन जो एक्टिवपन मुख्यमंत्री ने दिखाया शुरुआती तौर पे, खासकर ब्यूरोक्रेसी को लेकर जिस तरह से सवाल उठ रहा है, उसको आप किस नज़र से देखते हैं कि जिस तरह से ये बैठक हुई है, क्या
परफॉर्मेंस दिखाना है, फॉर्म में आ गए हैं? नहीं, निश्चित तौर पे मैं कहूंगा इस बात को, आरिस, मैं इस बात को कहूंगा कि तीरथ सिंह रावत ने बिल्कुल प्रोएक्टिवनेस दिखाई है। शपथ लिया है, सबसे पहले राज्य आंदोलनकारियों के स्मारक में, शहीद स्मारक में जाके नमन किया है और धुआंधार काम पर लग गए हैं वो, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, ये बिल्कुल किंचित मात्र संदेह नहीं। ठीक है, अब विपक्ष के लोग उनकी क्षमता पर सवाल उठा सकते हैं, उनकी अन्य चीजों पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन कम से कम जहां तक मेरी जानकारी है, राज्य आंदोलनकारी भी सामने बैठे हुए हैं और विपक्ष लोग भी बैठे हैं। तीरथ सिंह रावत के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला कोई नजर नहीं आ रहा फिलहाल देखने में, तो कम से कम एक सौम्य नेता हैं, अच्छे नेता हैं और हमें उम्मीदों में जाना चाहिए। केवल निंदा और आलोचना करने के लिए हम यहां नहीं बैठे हैं, लेकिन जैसे उन्होंने प्रोएक्टिवनेस दिखाई, कल महाशिवरात्रि का पहला स्नान है कुंभ, जो बहुत आस्था का प्रश्न है, करोड़ों करोड़ जो विश्व भर में फैले हुए सनातन मतावलंबियों के लिए आस्था का प्रश्न है, और कुंभ एक गंगा जमुनी तहजीब का भी बहुत बड़ा उदाहरण है। सिर्फ ये कि किसी एक धर्म विशेष के का जो मानने वाले लोगों का ये विषय नहीं है। कुंभ एक सांस्कृतिक विरासत है भारतवासियों की, भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी रहते हैं, तो वो जो मसला था, कुंभ उस तरीके से ब्रांड नहीं हो पाया था, वहां की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी नहीं थी। आज मुझे लगता है जो मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई है वो कुंभ को लेकर, महाशिवरात्रि के पहले स्नान को लेकर, और जो ब्यूरोक्रेसी, आज उन्होंने संकेत दिया होगा, संदेश दिया होगा ब्यूरोक्रेसी को कि देखिए अब तक जो चलता रहा वो अब चलेगा नहीं। सीधी बात है कि अब जो भी चीजें हैं, कार्यकर्ता की सुनना पड़ेगा, विधायक की सुनना पड़ेगा, नेता की सुनना पड़ेगा। अनड्यू मत सुनिए, लेकिन ड्यू तो सुनिए भाई, काम तो करिए, और जनता की, इससे सबसे ऊपर आपको जनता की सुननी पड़ेगी। तो मुझे लगता है ये स्वागत योग्य कदम है और आगे दिखना होगा। अभी बहुत तत्कालिक, आज मुख्यमंत्री ने एक बैठक की, आज ही शपथ ली है, तो आज मुझे लगता है समीक्षा करना नाइंसाफी होगी। आज समीक्षा करना नाइंसाफी होगी, लेकिन जिस तरह का लहजा, जिस तरह का काम करने का तरीका दिख रहा है, उससे साफ तौर पे लग रहा है कम वक्त में उन्हें अपने आप को प्रूफ करना है, जो जिम्मेदारी की लगातार हम बात भी कर रहे हैं। हमारे साथ रजिया बेग, आप नेता इस वक्त है। रजिया, नए चेहरे को लेकर जिस तरह से अब आम आदमी पार्टी क्या सोचती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि नए मुख्यमंत्री जी आते ही शहीद स्थल पे गए, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता, जब ये शहीद स्थल पे जाते हैं तो कौन सा चेहरा लेके जाते हैं। पहली बात, जब पुराने गए हुए मुख्यमंत्री भी थे, वो भी शहीद स्थल पे गए थे, क्या लेके गए थे? क्या बताने ये गए हैं कि उन शहीद है, उनका सपनों का हमारा उत्तराखंड बन पाया है, या शपथ लेके वहां से आते हैं कि हम जब यहाँ से बाहर निकल के जाएंगे तो कौन से सपने दिखाएंगे जनता को, उन शहीदों को जिन्होंने अपनी जानें लुटा दी इस उत्तराखंड के लिए। तो ये शर्म की बात भी होगी, प्रदेश के लिए भी बात होगी ये कि प्रदेश के आला कमान इस तरह जाते हैं, उन शहीदों के चार माला चढ़ा के आ जाते हैं, और आने के बाद उस कुर्सी पे बैठने के बाद जहां खेल खेले जाते हैं। इस अभी कुंभ मेले की बातचीत चल रही थी, कुंभ मेला वाकई एक ऐसा पर्व है, हमारा ऐतिहासिक पर्व भी है और धार्मिक पर्व भी है, और पवित्र जो पवित्रता की एक बात है पूरे उत्तराखंड के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए। तो इस पवित्र मौके पर इन लोगों का भाजपा ने अपना चेहरा दिखाया कि कौन सा खेल ये खेल गए। तो इस पवित्र मौके पर भी ये खेल खेल गए, इस टाइम पे भी ये खेल खेल गए। दूसरी बात, नया चेहरा आने से क्या इनका विजन बदल जाएगा? खेल की बात आप कर रही, लेकिन उत्तराखंड में तो हम कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही खेल देखते हैं। जो है पार्टी बनती थी कांग्रेस कभी बीजेपी, उसमें आम आदमी पार्टी कहां से फिट बैठेगी? उसके लिए आपका खेल क्या है? दोनों पार्टियां इस तरीके का खेल उत्तराखंड की जनता के साथ खेलती चली आई है, कोई नई बात नहीं है। ये इस उत्तराखंड का एक मुकद्दर बन गया है कि दो मुख्यमंत्री एक टाइम पे देंगे, एक कार्यकाल में दो मुख्यमंत्री दिए जाएंगे, इसका भाग उत्तराखंड की जनता झेलेगी। दूसरी बात, इनका कोई एजेंडा नहीं होता है, इनका एजेंडा सिर्फ ये है कि मैं आऊंगा आपके पास, फिलहाल ब्रेक का वक्त हो चला है, तो फिलहाल कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हम जरूर लेंगे। हमारे साथ राज्य आंदोलनकारी भी हैं, हमारे साथ आप नेता भी हैं, हमारे साथ प्रधान संपादक जी भी। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खुशबू
झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus कानपुर लखनऊ हाईवे नियर उन्नाव। GGS Education Group। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज के मुद्दे में रावत के बदले मिली रावत को कमान, लेकिन ये कमान थामना मुश्किल होगा या आसान, ये अपने आप में बड़ी बात है। फिलहाल सीधे रजिया बेग की तरफ रुक कर, रजिया अपनी बात को जल्दी से मुकम्मल करें। रजिया, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल, बात यही है, जब किसी तो सरकार चलाएंगे क्या? आज की जनता काम चाहती है, रोजगार पे बात करना चाहती है, पलायन पे बात करना चाहती है। और 4 साल इस सरकार में क्या चल रहा था जो मोहर इस बात की लगा दी कि वाकई इस सरकार के अंदर कुछ भी सही नहीं था। आप इतने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में बैठे थे, आपने सरकार चलाने का वादा किया था और शहीदों के उसी स्थल पे आप गए होंगे वादा करने के लिए कि हम इस देश की जनता को सही दिशा देंगे। लेकिन नए सत्ता पे बैठने के लायक जनता जवाब मांगेगी इस बात का कि आप जवाब दे, कहाँ प्लान के मुद्दे चले गए, कहाँ राजनीति के मुद्दे चले गए, कहाँ रोजगार के मुद्दे चले गए, कहाँ चीजें हमारी गुम हो गई हैं। तो इस तरह की अब जनता इस बात को तय करेगी और जनता जवाब देगी 2022 में कि ये जनता खेल खेलने के लिए नहीं, ये प्रदेश यहाँ कोई शतरंज की बाजी लगाने के लिए नहीं। आपको जवाब देना होगा, सही सही जवाब देना होगा कि आप जो अपनी कुर्सी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, कुर्सी के लिए जो लड़ाई आप लड़ते चले आ रहे हैं, उसका जवाब जनता को देना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि जो आज लोगों ने अपनी आंख खोलकर देखा है, जिस तरह का यहाँ प्रचंड बहुमत के ठीक है, फिलहाल जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री इस वक्त अहम बैठक ले रहे हैं, तमाम अधिकारी उनके साथ मौजूद हैं, डीजीपी हैं, मुख्य सचिव हैं। वो जो तस्वीरें आपने थोड़ी देर पहले ये तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं और शपथ लेने के जैसा कि ये तस्वीरें ताज़ा तस्वीरें हैं, आला अधिकारियों के साथ वो अहम बैठक लेते हैं, सख्त निर्देश भी दिए जा रहे हैं, खासकर जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी पे सवाल उठे थे। और आप नेता रजिया बेग भी हमारे, रजिया मैं मानता हूं कि काम बहुत अहम है, मुद्दे बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन जब भी आप चुनाव के मैदान में कूदते हैं तो नेतृत्व भी बहुत ज़रूरी होता है। आम आदमी पार्टी का क्या चेहरा है जिससे आप बीजेपी से मुकाबला करेंगे या कांग्रेस से मुकाबला करेंगे, उसके लिए आपके पास नेतृत्व के लिए कौन सा चेहरा है? देखिए, नेतृत्व की बात होगी, लेकिन भाजपा ने ये दिखा दिया कि उनके पास नेतृत्व है ही नहीं। इस खेल के बाद साबित हो चुका है, पूरे देश को पता चल चुका है कि भाजपा के पास उत्तराखंड के अंदर कोई चेहरा नहीं है। दूसरी बात ये कि आम आदमी पार्टी के पास चेहरा है। उनके पास तो एक बहुत बड़ा चेहरा है, पीएम का चेहरा, प्रधानमंत्री के चेहरे पे ही तमाम राज्य में कभी कभी जीत हो जाती है। कोई चेहरा नहीं है। जनता आज पूछ रही है कि जब इस तरीके से कुर्सियों के लिए खेल खेले जा रहे हैं तो चेहरा लेके क्या करोगे। दूसरी बात, हाँ बोलिए रजिया बेग जी। काम मांग रही है और आम आदमी पार्टी सिर्फ काम की बात करती है। काम की, वो अभी बजट दिल्ली में पेश हुआ है,
बजट हमारा लाभ के साथ पेश होता है, जबकि और जगह घाटे के बजट पेश होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आप जनता के साथ खेल ही खेलते चले आ रहे हैं, और हम तो साफ बात करते हैं। अब हमें जनता अगर स्वीकार करेगी तो हम सिर्फ काम की बात करेंगे, और उत्तराखंड के अंदर भी काम की ही बात होगी। और आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के अंदर आती है तो सिर्फ काम लेके आ रही है। जो दिल्ली का एजेंडा है, जो दिल्ली का मॉडल है, वही उत्तराखंड का मॉडल होगा। अब भाजपा का मॉडल, कांग्रेस का मॉडल खत्म हो चुका है। जी, क्या लगता है रजिया बेग जो बात करें दिल्ली के मॉडल को उत्तराखंड में वो लाना चाहती हैं, क्या इतना आसान नहीं है? नहीं, अरविंद केजरीवाल एक जो जमीनी राजनीति करते हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। वो बिजली, पानी, सड़क, खाद्यान्न, अस्पताल, स्कूल, इनकी राजनीति करते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। और जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली में लगातार सत्ता में काबिज हैं प्रचंड बहुमत के साथ में, तो एक मॉडल तो अरविंद केजरीवाल ने इस देश को दिया ही है कि आप जो मूलभूत मसलों पर राजनीति कीजिए, जनता आपको सिराखों पर बैठाएगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है, थोड़ा वहां अभी आम आदमी पार्टी को जो जड़े जमाने में वक्त लगेगा। और वहां पर जो चीजें जिस तरीके से हैं, वहां बीजेपी कांग्रेस इनका एक अपना समीकरण भी है वहां पर। इसीलिए उत्तराखंड क्रांति दल एक आंदोलन से उपजी पार्टी भी वहां अपने पैर मजबूती के साथ नहीं जमा पाई, क्योंकि ये जो दोनों बड़े दल हैं, इनकी अपने गणित हैं, इनके नेताओं के चेहरे हैं। जैसा अभी आरिफ साहब आपने कई बार कहा कि रावत के बदले रावत, तो ये भी एक समीकरण है। वहां अपर कास्ट में भी ठाकुर ब्राह्मण का समीकरण है, रावत के बदले रावत का समीकरण है। आप देखिए, चाहकर भी कोई तीसरा, कोई बलूनी या कोई निशंक या कोई भट्ट को नहीं बना पाए वो, क्योंकि उनको पता है कि अगर एक रावत हटेगा, अगर दूसरा रावत नहीं आएगा तो चुनाव में अगर सामने से हरीश रावत आ गए तो दिक्कत है। तो इस तरीके के समीकरण वहां पर हैं। लेकिन जो अभी जो मुद्दों को लेकर हम ब्रेक से पहले हमने सूरत और सीरत की बात की कि भाई सूरत बदली है, सीरत बदलेगी, उस पर तमाम तरीके से विचार आए। लेकिन अब हम इस डिबेट को उस दिशा में थोड़ा सा ले जाएं कि जो बगावत की बात हो रही थी कि भाई बगावत क्या थम गई बीजेपी के अंदर की, तो मुझे लगता है कि बगावत के अब बागियों का नंबर है। अब उन्होंने चेहरा बदल दिया सीएम का, जो बात थी ठीक है। और अब जो बगावत करने वाले हैं, अब उनकी सर्जरी की बारी है। जो खबरें आ रही हैं कि जो कांग्रेस से तमाम लोग जो बीजेपी में आए थे और मंत्री बन गए थे, जो नई लिस्ट आ रही है मंत्रिमंडल की, मुझे लगता है उसमें वो मंत्री नहीं होंगे। और उनको शायद पछतावा हो कि कांग्रेस से इधर क्यों आ गए। तो उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा, चाहे वो हरक सिंह रावत हो, चाहे अन्य जो कई कांग्रेस से आए नेता रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छा नहीं रहा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी बागियों की रिपोर्ट दी है। बागियों ने अगर उनको कटघरे में खड़ा किया तो उन्होंने बागियों को छोड़ा नहीं है। त्रिवेंद्र सिंह ने भी, जो जैसा मैंने कल कहा था कि मास्टर स्ट्रोक चला है, एक मास्टर स्ट्रोक एक रावत के रूप में आज चीफ मिनिस्टर मिल गया, वो भी मास्टर स्ट्रोक त्रिवेंद्र सिंह रावत का है। और अब आप जब मंत्रिमंडल को आप देखेंगे तो उसमें भी सुपर मास्टर स्ट्रोक दिखेगा त्रिवेंद्र सिंह रावत का। तो बगावत की बात, इसकी जो सारी चीजें, तो बागियों की सर्जरी अब तय है। मतलब आपका कहना है कि सर अभी जिस तरह से हम देख भी रहे हैं तीरथ सिंह रावत को जो बैठक ले रहे हैं वो अधिकारियों के साथ, तो कुछ ही वक्त में हम बड़ा फेरबदल मंत्रिमंडल में भी देख सकते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि 3-4 दिन अभी लगेगा। बीजेपी की जो, जैसा कि रमन सिंह जो वहां के पर्यवेक्षक बनकर आए थे, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, पके पकाए नेता हैं, वो कह रहे थे कि 3-4 दिन मंत्रिमंडल के नामों पर जो चर्चा होगी, उसके बाद 3-4 दिन अभी लगेगा। तो जो खबरें आ रही हैं कि बहुत जो पुराने मंत्रिमंडल के 1-2-3 लोग ही, बहुत ज्यादा लोग रिपीट नहीं होने वाले, और जो कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, तुरंत मंत्री बन गए थे, अच्छे विभाग ले लिए थे, उनके लिए बहुत अच्छा नहीं होने जा रहा, ऐसा मुझे दिख रहा है वहां पर। तो बगावत, दूसरी बात क्या है कि एक आरिस बहुत अहम मुद्दा और भी है कि जो बागियों को उन्होंने इसलिए बहुत तरजीह नहीं दी कि बागियों की जो मन मुताबिक, उनकी मर्जी का, उनकी पसंद का चीफ मिनिस्टर इसलिए नहीं दिया उन्होंने कि अगर एक राज्य उत्तराखंड में हमने ये काम कर दिया तो यूपी में भी मांग उठने लगेगी, हरियाणा में भी बागी चीफ मिनिस्टर बदलने की मांग करने लगेंगे। यूपी में मांग कर चुके हैं, अंदर ठाकुर ब्राह्मण का समीकरण यूपी में भी खूब चलाया गया, और एक बड़ा खेमा जो जय परशुराम करते हुए वो अपने आप में आया, और मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ अंदर कुछ काम चलता रहा। लेकिन चूंकि योगी जी बहुत ही मुखर मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने चीजों को अपने आप में काबू किया और डैमेज कंट्रोल उन्होंने किया। तो नेतृत्व तो कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहता था। जब 5 राज्यों का चुनाव सिर पर है तो एक संकेत, एक संदेश भी नहीं देना चाहता था कि बागियों के आगे केंद्रीय नेतृत्व ने घुटने टेक दिए हैं। और फिर अगर एक बार घुटने उत्तराखंड में
में आप टेक देंगे तो फिर गुजरात में भी हो सकता है कोई समस्या आ जाए। आपको यहाँ समस्या दिखी रही हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में तरह तरह की खलबली मच रही है, और भी जो राज्य हैं वहां भी इस तरीके की मांग उठ सकती है चीफ मिनिस्टर बदलने की। तो इसलिए बागियों के मन मुताबिक न करके चेहरा जरूर बदला है, लेकिन संदेश वही दिया है कि काम उसी तरीके से होगा जैसा केंद्रीय नेतृत्व चाहेगा। और अब मुझे लगता है कि बागियों की बारी है, सर्जरी की तैयारी है, बागियों की बारी है, सर्जरी की तैयारी। और जब भी सर्जरी होगी तो ये भी है कि नाराजगी भी पैदा होगी, उस नाराजगी को कैसे साधेंगे तीरथ सिंह रावत, ये भी देखने वाली बात होगी। मधु भट्ट जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। मधु भट्ट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विजय कुमार कुछ कहना चाहते थे सर, आप जल्दी से बोलें। विजय कुमार जी क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाह रहा था, अभी मैं प्रधान संपादक जी को सुन रहा था कि क्या ये बगावत रुक पाएगी। मैं समझता हूं कि रुकेगी तो नहीं। और जहां तक प्रश्न है कि मैं पहली बार भाजपा जो शीर्ष नेतृत्व है इतना स्ट्रांग है रहा है, पहली बार ऐसा लग रहा है कि मुझे उनकी नहीं चल पाई है, और मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे उनको नहीं बना पाए। मैं समझता हूँ कि ये चीजें आगे आएंगी, किस ढंग से किसी एक खास ग्रुप ने दबाव डाल के और अपना मुख्यमंत्री बनवा दिया। तो जो शीर्ष नेतृत्व चाहता था वो नहीं हो पाया। ये भी एक बहुत आने वाले समय में आप देखेंगे कि इसका एक जो आप कि बगावत रुक जाएगी, वो नहीं रुकेगी। तो ये कहना मेरा है। और जहां तक एक मुख्यमंत्री टीएसआर से दूसरा टीएसआर लिया है कि इससे कुछ नया कुछ होने। ठीक है विजय कुमार जी, मैं आपके पास आऊंगा। मधु भट्ट जी भी हमारे साथ जुड़ गए। मधु भट्ट जी, क्या मेरी आवाज सबसे पहले आप तक पहुंच रही है? क्या है तो कोई एक ठीक है विजय कुमार जी, आपकी बात आ गई, मैं आऊंगा आपके पास। कर लूं कि आज तक भाजपा ने उत्तराखंड बना है, तब से कभी भी कोई सही टाइम पे कोई सही मुख्यमंत्री नहीं दे पाया। ये सबसे बड़ी कमी रही है इस पार्टी की। ठीक है, पार्टी की कमी आपने बता दी। विजय कुमार जी, मैं आऊंगा आपके पास। मधु भट्ट जी, क्या मुझे सुन पा रही हैं आप? के बाद ठीक है विजय कुमार जी, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। मैं चाहूंगा कि मधु भट्ट जी को भी सुन लेते हैं। मधु भट्ट जी, क्या मुझे सुन पा रही हैं आप? जी मधु भट्ट जी क्या कहेंगी? भाई सूरत तो बदल दी, सीरत कैसे बदलेंगी आप? हेलो, हाँ मधु भट्ट जी, चेहरा बदल दिया गया, लेकिन सीरत उत्तराखंड की कैसे बदलेगी? हम राज्य आंदोलनकारियों को सुन रहे हैं, तमाम मुद्दों की वो बात कर रहे हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे एक परिवार होता है, और परिवार में जो मुखिया की भूमिका निभाता है, बिल्कुल सभी को, सारे सदस्यों को उनके साथ चलना होता है। वैसे ही हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और पार्टी के कार्यकर्ता किसी को भी दायित्व दिया जाता है तो उस दायित्व का निर्वहन करता है, और सेवा के भाव से हम लोग सभी सेवा के भाव से समाज में, चाहे कोई विधायक हो, मंत्री हो, कार्यकर्ता हो, सेवा के भाव से ही काम करते हैं। और जनता क्योंकि चुनती है, इसलिए जनता के प्रति जवाबदेही प्रत्येक विधायक और मंत्री, मुख्यमंत्री जी की होती है, क्योंकि समय समय पर हम लोग जनता के बीच में जाते हैं और जनता की जो भावनाएं होती है, अपेक्षाएं होती है, उन पे खरा उतरने का प्रयास करते हैं। हम लोग क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है जो यहाँ पर अभी मुझसे पूर्व प्रवक्ता कह रहे थे, हमारा आपस में कोई मतभेद नहीं है। किसी को भी दायित्व दिया है, बिल्कुल वो उस दायित्व का निर्वहन करेंगे। पहले हमारे माननीय जो पूर्व मुख्यमंत्री आज हुए हैं, हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, और आज जो बने हैं माननीय तीरथ सिंह रावत जी, बिल्कुल पार्टी संगठन के शीर्ष नेतृत्व ने जो भी निर्णय लिया है सभी को सर्वमान्य है, और उसमें सब लोग मिलजुल कर इसमें काम करेंगे और अच्छे से मजबूती से काम करेंगे। तो ऐसा कोई मतभेद और मनभेद नहीं है। पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं। दूसरा, क्योंकि हमने बहुत तेजी से जो हमारे विकास कार्य जो पहले हुए हैं और अभी हमने उनको और आगे मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। क्या मुद्दे, किस पर काम करेंगे, जरा ये भी बता दीजिए। देखिए, जनता के मुद्दे, जो भी जनता के जो मुद्दे रहे हैं, देखिए विकास सबसे बड़ा मुद्दा उत्तराखंड राज्य का रहा है। पलायन जो मुद्दा रहा है, हमने पलायन रोकने के लिए पलायन आयोग का गठन किया, और आपने देखा होगा रिवर्स पलायन भी हुआ है। अगर आप गांव में इस समय जाएंगे तो आपको गांव हरे भरे चहकते हुए मिलेंगे। कई युवा हमारे गांव में
आए हैं, होम स्टे योजना इतनी सुंदर हमारी योजना चल रही है, तो उसके तहत भी काम हो रहा है। विकास के देखेंगे आप, सड़कें, पुल। ठीक है मधु भट्ट जी, बहुत खूबसूरत तस्वीर आपने दिखाई। मैं चाहूंगा कि एक तस्वीर पीसी थपलियाल जी को भी दिखाना है। पीसी थपलियाल जी आप भी जवाब दें। जोड़ने के कौशल विकास के तहत और अन्य, अभी क्योंकि देखिए कोविड आ गया था, एक साल पूरा, जहां पूरा विश्व इसकी महामारी में एक त्रस्त रहा है, उससे उबरने के लिए हमें जरूर निश्चित रूप से हम काम करेंगे। 12,500 पद खाली हैं उसमें शिक्षा विभाग में, उसको कब भरेंगे? वो भी भरे जाएंगे, वो भी भरे जाएंगे। जब समय चले जाएगा, जब समय चले जाएगा तब भरेंगे। मतलब ये समझ में नहीं आता। कोविड, देखिए कोविड का टाइम, पिछले साल जो हमारे, पहले तो हमारे यही था कि जान माल की सुरक्षा किस प्रकार की जाए, हमारा पूरा फोकस उसी पे रहा कि किसी भी प्रकार की जन हानि ना हो। देखिए धन हानि तो होती रहती है, लेकिन जन हानि हमारा सबसे पहला कर्तव्य ये था कि हम अपने उत्तराखंड वासियों की सुरक्षा के लिए, उनको घर नहीं वापस लाया गया। हमने उनको बिल्कुल, देखिए आप देखेंगे तो वापस चले गए हैं, आपने कुछ दिया नहीं उनको। पलायन हुआ है, नहीं, बिल्कुल योजनाएं जो बनी है बिल्कुल वापस चले गए। देखिए जो लोग गए हैं, अगर उनका कहीं अपना व्यवसाय था तो उस व्यवसाय को छोड़कर वो लोग घरों पर आए थे। नहीं, निराश होके गए कि अपने राज्य में उनको नहीं मिल पा रहा, सरकार उनके लिए कुछ व्यवस्था नहीं कर पाई, इस कारण से। देखिए हम उस व्यवस्था को करेंगे, बिल्कुल निश्चित रूप से करेंगे, जब समय चले जाएगा, 5 साल व्यतीत हो जाएंगे। देखिए अभी कोविड, अभी तो भाई, अभी कोविड का टाइम, हमने सबसे पहले तो हमने ये वैक्सीन हमने ही तैयार करी। आज हम अपने ही देश, मधु भट्ट जी सवाल तो जायज है ना कि 1 साल में कैसे कर लेंगे तमाम चीजों को? वो दे रहे हैं 1 साल में। मधु भट्ट जी 1 साल में कैसे कर लेंगे ये बताइए। साइंटिस्ट है, उन्होंने इस पे काबू पाया है और उन्होंने कोरोना वैक्सीन बनाई है। तो पहले तो हमारे जान माल। मधु भट्ट जी क्या मुझे सुन पा रही हैं आप? ठीक है विजय कुमार जी मैं आ रहा हूं आपके। मधु भट्ट जी क्या मुझे सुन पा रही हैं आप? जो रिक्त पंक्तियां, जो रिक्त पद हैं उनको मधु भट्ट जी मैं आऊंगा आपके पास। पीसी थपलियाल जी कुछ कहना चाहते हैं, सर बोलिए। शुरू हो गई है प्रक्रिया की, शुरू हो गई है जी। पीसी थपलियाल जी क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए जो व्यवस्था, जो मुख्य समस्याएं हमारे नए मुख्यमंत्री जी फेस करेंगे वो भस्मासुरी हो चुकी हैं। पहले तो उजड़ा हुआ देहरादून को फेस करेंगे स्मार्ट सिटी के माध्यम से। मालूम नहीं जो एक शान होती थी परेड ग्राउंड, उसका जो नरक बना के छोड़ के गया है पूर्व मुख्यमंत्री। हमको रोना आता है अपने उस ऐतिहासिक परेड ग्राउंड को देखने के लिए। आज उजड़ चुका है पूरा देहरादून। अगर हम कुंभ की बात करते हैं, आप कुंभ में जाइए आप, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, नए मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो मंदिर और घाट इन्होंने बेच दिए हैं, माफियों के हाथ बेच दिए हैं। मैं खुद गया हूं वहां देखने, 30-30, 40-40 लाख रुपए में मंदिर बिके हैं घाटों में। मतलब ये जब वहां जाएंगे दंग रह जाएंगे, आंख खुली की खुली रह जाएगी। इनका बहुत मुश्किल है कि किसी भी समस्या को ये हल कर पाए। हम जानते हैं ना कि किस तरह से अगर ये सिंगताली का जो पुल इन्होंने रुकवाया, ऐतिहासिक पुल जो कुमाऊं गढ़वाल और यमकेश्वर के लिए, सतपुली के लिए बहुत मुख्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसी सतपुली से थोड़ा आगे सिराई गांव के हैं। दोनों मुख्यमंत्री बहुत नजदीक के हैं और इनके लिए सिंगताली पुल एक ऐसा पुल बनता जो पूरे जो पूरा हमारा ज्वालपा देवी, व्यास घाट और गुजरूगढ़ी जो एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल बन सकते थे, वो नहीं बन पाए क्योंकि कोई भी पर्यटक कोटद्वार नजीबाबाद से और गुमखाल की उकाल चढ़ के नहीं जा पाता। इसलिए अगर सबसे शॉर्टेस्ट रूट अगर बन रहा था तो सिंगताली का पुल बना रहा था, जिसके लिए हमने 20 साल तक तपस्या की थी। और इस मुख्यमंत्री ने खाली एक माफिया के कहने पे उस पुल को कैंसिल कर दिया। वर्ल्ड बैंक का पैसा भी आ चुका था, टेंडर की पूरी प्रक्रिया हो चुकी थी, उसके बाद भी उन्होंने कहने के एक सावरा नाम के व्यक्ति के, मैं कहता हूं उसने अवैध जमीन वहां पे कब्जाई हुई है। हमने खुला कहा और चैलेंज करके कह रहे हैं। अब देखते हैं कि ये मुख्यमंत्री किस तरह से इतने बड़े लोगों को, इतनी छोटी जो समस्याएं हैं उसको कैसे हल करते हैं। ये कैसे हल करेंगे उन समस्याओं को जो आज पहाड़ के अंदर तक घुस चुकी है। देखो शिक्षा, स्वास्थ्य और राजधानी तो इतनी बड़ी समस्या है कि 1 साल में ये छू भी नहीं पाएंगे। लेकिन जो यहाँ से उद्योग पलायन हो रहा है, क्योंकि जो इनका जो एक
इन्होंने जब 5 MP यहाँ से लड़े थे और उन्होंने हमें वादा किया था कि हम यहाँ पर ये लाएंगे कि इंडस्ट्री को पैकेज लाएंगे। इंडस्ट्रियल पैकेज GST के कारण जिस तरह से डामाडोल हो गया है, किसी भी नेता को इसके बारे में पता नहीं है। यहाँ से बड़े बड़े गोडाउन जा चुके हैं, 1 लाख युवा आज सड़क पे आ चुका है इस कारण, लेकिन नेताओं को ठीक है पीसी थपलियाल जी, मैं चाहूंगा कि जवाब। मधु भट्ट जी, आपने सुना राज्य आंदोलनकारी हैं पीसी थपलियाल जी, भाई घाटों को बेच दिया है माफियाओं के आगे, सिंगताली पुल जो है वो बन नहीं पाया, भर्तियों जो है वो अटकी हुई हैं। 1 साल में नए मुख्यमंत्री कैसे पार पाएंगे तमाम चीजों से? देखिए, जो भी अभी पीसी थपलियाल जी ने जो बात कही है, निश्चित रूप से देखिए, हमने तो बहुत सुंदर, अगर मैं कहूंगी कि निर्मल गंगा, स्वच्छ गंगा और घाटों का निर्माण तो हमने कराया है, लेकिन जिस प्रकार की बात अभी हमारे पीसी थपलियाल जी कह रहे हैं, मैं इससे बिल्कुल भी मैं अनभिज्ञ हूँ। और ये किस तरह की बात कर रहे हैं, ये इसको मुझे समझ पाना जरा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हमने घाटों का जरूर सौंदर्यीकरण कराया है, मंदिरों का जरूर सौंदर्यीकरण कराया है। और दूसरा मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि अभी आप जहाँ पुल की बात कर रहे हैं, देखिए फ्लाईओवर बहुत सारे बने हैं, पुल बहुत बने हैं। अगर कहीं कोई पुल रह गया है तो जरूर उनकी उसका समस्या का निराकरण किया जाएगा और उस पुल को बनाया जाएगा। ऐसा नहीं है किन कारणों से रह गया, क्योंकि हमारी सरकार तो देखिए विकास के लिए ही बनी है और हमने पूरे, क्योंकि गांव-गांव को सड़कों से जोड़ा है और जगह जगह हमने पुलों का निर्माण किया है, फ्लाईओवर का निर्माण किया है। अगर कहीं कोई ऐसी बात रह गई है तो जरूर उस समस्या का निदान किया जाएगा। जी विजय कुमार जी, आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। विजय कुमार जी क्या कहेंगे? जो भाजपा प्रवक्ता है, शायद उन्होंने उस सिंताली पुल के बारे में सही ढंग से नहीं सुन पाए, क्योंकि वो किसी एक व्यक्ति को वो जगह अलॉट कर दी गई या उसने खरीद ली और वहां से पुल दूसरी जगह हटा दिया गया, वो पुल नहीं बनाया गया। तो प्रश्न मतलब ये था कारण, वो जो थपलियाल जी कह रहे थे। तो मेरा कहना है कि जहां तक बेरोजगारी की बात है, इंडस्ट्री हमारे यहाँ नहीं लगी। इंडस्ट्री पहाड़ की बात करनी थी, इन्वेस्टर समिट यहाँ पर कराएगा, आज तक कोई भी धरातल पर चीज लेके नहीं आ पाए TSR मुख्यमंत्री जी। अब ये क्या करेंगे मेरे समझ में नहीं आता। अभी हमारे यहाँ जितने भी लोग बेरोजगार लोग हैं, उन्हें लोन की व्यवस्था के लिए लोन मांगा है, बहुत सारों को लोन नहीं मिल पा रहा। इतनी कठिनाइयां हैं, इतने उसके लिए जो प्रक्रिया है बैंक की, वो बड़ी कठिन है, जिसके कारण से लोन नहीं पा रहे। तो हमारे लोग उसको रोजगार भी नहीं करा पा रहे। मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर जितनी इंडस्ट्री लगी है देहरादून और उधम सिंह नगर और हरिद्वार में, वहां पर क्या हो रहा है, हमारे वहां भी फिर ठेकेदारी व्यवस्था पर रखे गए हैं और हमारे युवाओं को ये कहा जाता है, ठीक है भाई आ जाना कल सवेरे, और कल सवेरे उसको काम नहीं मिलता, फिर वो दिन भर अपने उसी में रहता है और फिर दूसरे दिन भी उसी चाहत में कि क्या रोजगार में आज मुझे नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। तो तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं कर रखी हैं जो हमारे युवाओं का शोषण कर रहे हैं, और ये सरकार इस बात को कहीं भी नहीं देख पा रही, इस बात पर जा नहीं पा रही। उनको तो केवल खनन, उनको केवल शराब, ये 2 चीजों के मुख्य काम किए हैं TSR सरकार ने। उसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य किसी पर बात नहीं कर पाए हैं। पलायन की व्यवस्था, पलायन के बारे में कोई आगे बात विजय कुमार जी। दुर्गेश जी, एक तस्वीर बीजेपी प्रवक्ता दिखा रहे हैं, एक तस्वीर जो है वो आंदोलनकारी दिखा रहे हैं। मौजूदा वक्त में हम भी प्रोग्राम करते, तमाम दर्शक भी हमारे साथ जुड़े जिन्होंने उत्तराखंड को लेकर अपनी बात रखी। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं और दूसरी तरफ 1 साल का वक्त है नए मुख्यमंत्री के पास, ये कितना मुश्किल है? ये तो इसे तो कांटों का ताज कहा जाएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल कांटों का ताज है ही। और जहां तक मैं मानता हूं कि जो कोई भी बड़ी जिम्मेदारी, मुख्यमंत्री जैसे पद की जिम्मेदारी आरिस कांटों का ताज ही होती है। वो चाहे जितनी सामान्य परिस्थितियों में वो ग्रहण करे, लेकिन मुख्यमंत्री का जो ताज पहनाया जाता है, ये जो बड़े पद होते हैं मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये
अपने आप में परफॉर्म करने के लिए होते हैं। राज्य आंदोलनकारी बहुत खफा है, जो दिख रहे हैं, बहुत लंबी फहरिस्त वो गिना रहे हैं। मधु जी बहुत सौम्य नेता हैं, बहुत समझदार नेता हैं, बीजेपी की बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। वो चीज़ों को अपनी पार्टी का पक्ष पूरा रखने की वो कोशिश कर रही हैं। वो काफ़ी कुछ चीज़ों को पार्टी के फेवर में करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन जैसा कि जो राज्य आंदोलनकारी, इनका खुला आरोप है कि मंदिर बेच दिए 40 लाख रुपए में। मधु जी कह रही हैं कि वो उनका सौंदर्यीकरण कराया गया। पुल की बात हो रही, खनन और माफिया की बात हो रही, कि चाहे TSR सरकार की बात वो कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो थपरियाल जी ने कही कि 20 साल हो गए, नारायण देव तिवारी भी सफल मुख्यमंत्री नहीं हो पाए। तो नारायण देव तिवारी तो विकास पुरुष थे, 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, 1 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। तो वो तो विकास पुरुष थे, एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री थे जो 5 साल अकेले उन्होंने कार्यकाल पूरा किया। उसके बाद TSR ही है जो 4 साल पूरा कर पाए। 4 साल इससे पहले कोई मुख्यमंत्री नहीं पूरा कर पाया, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, कोई भी मुख्यमंत्री पूरा नहीं कर पाया। तो अब बड़ा सवाल यही उठता है कि जो ये मुद्दे उठाए हैं, केवल इनको ये ना माना जाए कि राज्य आंदोलनकारी कोई विपक्ष नहीं है। ये विपक्ष नहीं है। मैं भाजपा के प्रवक्ता से निवेदन करूंगा कि ये अभी इस डिबेट में, उसके अलावा ये सब देहरादून में लोग रहते हैं, ये आपस में राज्य आंदोलनकारियों से जरूर बात करें। अपनी पार्टी के बिहार पर मधु जी से मेरा निवेदन है कि जो चीजें हैं वो वास्तव में सॉर्ट आउट हो, रखी जाएं, क्योंकि ये कोई विपक्ष के नेता नहीं है। ये तपे तपाए लोग हैं। इन्होंने आंदोलन में अपना वक्त लगाया है, गंवाया तो नहीं मैं कहूँगा, वक्त लगाया है। और बड़ी उम्मीदों के साथ में एक उम्मीदों भरा राज्य, ऐसी परिकल्पना इन्होंने की थी। मैंने उस आंदोलन को देखा है, मैं देहरादून में था उस वक्त, तो मैं देखता था कि घरों से महिलाएं सुबह जल्दी से खाना बनाकर निकल जाती थी, पूरा का पूरा दिन रेल रोकती थी, संघर्ष करती थी सड़क में, और महिलाएं खासतौर पर लाठी डंडा लेकर इस आंदोलन को उन्होंने धार दी। और ये अंत में जब राज्य बना तो महिलाओं के लिए बड़ा सवाल है। मधु जी प्रवक्ता हैं, महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ नहीं नजर आ रहा है। तो जो आंदोलनकारी हैं उन्होंने तमाम बातों को रखा है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से मैं अपील करूंगा, मौजूदा जो मुख्यमंत्री जो अभी आज जिन्होंने शपथ ली, उनको भी मैं कहूंगा कि जैसे वो शहीदों के चरणों में नमन करने पहुंचे हैं, जो जीवित हैं, जो जीवित आंदोलनकारी हैं, जो प्रत्यक्ष हैं, जो दिवंगत हुए, उनको तो आप नमन कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रत्येक उत्तराखंडी आपको प्रणाम करता है मुख्यमंत्री जी। लेकिन जो जीवित हैं, जो थपलियाल जी हैं, राजेश जी, ऐसे बहुत सारे लोग जीवित हैं, बहुत सारी हमारी बहनें हैं। तो उनसे कम से कम एक बार एक बड़ी बैठक बुला के राज्य आंदोलनकारियों से पूछे तो कि भाई आपका सपना क्या था। उस सपने में सरकारें, ठीक है आप 70 साल का रोना मत रोइए कि कांग्रेस 70 साल में पूरे देश में ऐसी तैसी कर दी, कांग्रेस ने ऐसी तैसी कर दी, तो जनता ने उस कांग्रेस की भी ऐसी तैसी कर दी। लेकिन आपको बैठाया सिर पर ना, तो आप उसको करिए और चीज़ों को, राज्य आंदोलनकारियों को बुलाकर बैठक कीजिए, उनसे बात कीजिए और बाकायदे एक एक मसाइलात को, एक एक मसले को हल करने की कोशिश कीजिए। तो मुझे लगता है कि अच्छी पहल होगी। और बाकी जैसा कि अभी दोनों जो हमारे राज्य आंदोलनकारी उनकी बातों से ऐसा लग रहा है मुझे कि वो अनिल बलूनी को चाहते थे कि अनिल बलूनी अगर मुख्यमंत्री हो जाते तो मुझे लगता है कि कुछ बेहतर रिजल्ट आ जाते, क्योंकि बलूनी और केंद्रीय नेतृत्व का जो सामंजस्य है वो मुझे लगता है इन लोगों की नज़र में थोड़ा ज़्यादा बेहतर है तीरथ सिंह रावत से, और कुछ विकास ज़्यादा बेहतर हो जाए, या यूँ कहें कि वो नए जमाने के नेता हैं अनिल बलूनी। तो ये कुछ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कसक अनिल बलूनी या निशंक को लेकर जरूर रही है, और आंदोलनकारियों की भी जो कुछ लोग हैं उनकी पसंद ये दोनों नेता रहे हैं। लेकिन चलते चलते आखिरी सवाल सर, आपकी नज़र में उत्तराखंड में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जिस पर इस वक्त सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है? देखिए, जो बहुत बड़ी बात है कि जो पहाड़ों से पलायन, अगर पहाड़ों में समस्याएं पहाड़ जैसी हैं, बहुत बड़ी समस्याएं हैं, पहाड़ों से ऊंची समस्याएं हैं पहाड़ में, तो जो सबसे बड़ी बात है कि पलायन की बात है, नंबर 1 पर है कि जो पलायन है ये रोका जाए, क्योंकि पहाड़ खाली हो जाएंगे तो पहाड़ फिर कहने के लिए आपको देहरादून और हरिद्वार ही बचेगा पहाड़, और वहां कुछ है नहीं फिर उसके बाद। और जो सबसे बड़ी बात है कि वहां का माफिया राज, ठेका राज, कब्जा, खनन, शराब, जो ये है, इस पर जब काबू लगाएंगे तो 50% चीजें ठीक हो जाएंगी। और तीसरा जो मुद्दा सबसे बड़ा है कि पर्यावरण और पर्यटन, जो अभी तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि तीर्थाटन और पर्यटन, इस पर हम ध्यान देंगे। तो पर्यावरण और पर्यटन जब अच्छा होगा तो राज्य आर्थिक रूप से सशक्त होगा,
और एक अच्छी आबो हवा मिलेगी। और मुझे लगता है कि इन जो 3-4 चीजों पे काम करेंगे, रोजगार की बात की कि 1 लाख युवा बेरोजगार घूम रहा है, तमाम लोग लौट गए हैं, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भ्रष्टाचार, अगर भ्रष्टाचार पर काबू लगेगा, खनन पर काबू लगेगा, अवैध शराब और इस तरह की चीजों पर काबू लगेगा, तो मुझे लगता है कि राज्य की कुछ कुछ तस्वीर आंदोलनकारियों के मुताबिक बनती नजर आएगी। बड़ी बात, बगावत पर विराम लगाना है, लेकिन राज्य की सूरत और सीरत भी बदलना है, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। फिलहाल वक्त की थोड़ी सी कमी, बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेन जी हमसे जुड़ने के लिए। रजिया बेग जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सुनील सानी जी आपका शुक्रिया, राजेश रस्तोगी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, विजय कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पीसी थपलियाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो बगावत खत्म कर पाएंगे तीरथ, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, वक्त कम है, परफॉर्मेंस भी देना है, उसके साथ साथ सूबे को नई सूरत भी देना है। फिलहाल आज के मुद्दे में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।